सवाल दिया है इन ए थ्री फेज सिस्टम हैविंग फेज सीक्वेंस आर वाई बी द वोल्टेज वी आर बराबर 100 एंगल माइनस 120 अंश तथा वी बी बराबर 100 एंगल 120 अंश आर डिफाइंड देन वी आर बी विल बी। तो देखिए एक ठो स्टार कनेक्टेड लोड है, इसमें वी आर का मान दिया है, वी बी का मान दिया है, तो वी आर बी का मान हो जाएगा वी आर माइनस वी बी। तो देखिए यहाँ पे पोलर फॉर्म दिया है, तो जब हम जानते हैं कि जोड़ना अथवा घटाना पोलर फॉर्म में नहीं किया जाता है, वह केवल ट्रेंगुलर फॉर्म में ही बनाया जा सकता है। तो देखिए हम जानते हैं कि एक एंगल 120 अंश, इसका जो ट्रेंगुलर फॉर्म होता है वह -1/2 प्लस जे कौड़ी में 3/2 होता है, तथा एक एंगल -120 अंश का ट्रेंगुलर फॉर्म -1/2 माइनस जे कौड़ी में 3/2 होता है। देखिए यदि पोलर फॉर्म आर एंगल थीटा हो तो उसका ट्रेंगुलर फॉर्म बनाने के लिए हो जाता है आर इंटू कास थीटा प्लस जे इंटू आर इंटू साइन थीटा होता है। इसी के द्वारा हल करके यह मान प्राप्त किया गया है। तो यहाँ से हो जाएगा वी आर बी बराबर 100 कोष्टक में -1/2 माइनस जे कौड़ी में 3/2 कोष्टक बंद -100 कोष्टक में -1/2 प्लस जे कौड़ी में 3/2। अब देखिए जब इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा इसका आंसर -जे 100 कौड़ी में 3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 100 कौड़ी में 3, यह देखिए ट्रेंगुलर फॉर्म में, जब इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 173.2 एंगल -90 अंश। देखिए माइनस जे का मतलब होता है एंगल -90 अंश। सवाल दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इसमें देखिए जो सी वाला ऑप्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी नहीं है। फील्ड लाइन आर नॉट कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक्स। बाकी तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन स्टार्ट एट ए पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ये बात सही है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है उसमें वो पॉजिटिव से निकलती है तथा नेगेटिव पर जाके इंटर होती हैं, बट क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। दूसरा फील्ड लाइन आर कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक्स, यह भी बात सत्य है। अगला टू फील्ड लाइन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, यह भी बात सही है। देखिए जो इलेक्ट्रिक लाइन होती है वे कंटिन्यूअस कर्व होती हैं, वो तो लगातार मतलब कि जाती हैं, कभी टूटती नहीं है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर दोज इमेजिनरी लाइन्स आर कर्व इन द इलेक्ट्रिक फील्ड द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट represent the direction of the electric field at that point. Properties of electric line of force. First, electric line of force start from positive charge and end at negative charge. दूसरा two field lines never intersect each other. तीसरा lines of force do not form any closed loop. If there is only one charge, then electric field terminate at infinity. Explanation. Imagine you have a point charge inside the conducting sphere, obviously since the electric field inside the sphere is zero. As you state, there is no force on the charge, so no work done. Therefore, the potential is constant. देखिए स्फीयर के अंतर्गत चार्ज जो होता है शून्य होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी शून्य होता है, बट पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तथा पोटेंशियल भी का मान W/Q बोले तो Q/K 4πε0 इंटू R होता है। क्वेश्चन दिया है इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
field lines and equipotential lines are orthogonal. देखिए explanation. In a uniform electric field, the field lines and equipotential are perpendicular to each other. So समाकलन A to B बराबर E डॉट डी एल बराबर भी ए माइनस बी बी बराबर शून्य, इसलिए डेल्टा गुणे ई बराबर जीरो. डैश्ड लाइन आर इक्विपोटेंशियल लाइन्स एंड सॉलिड लाइन आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. यहाँ पे डैश्ड लाइन जो है वह इक्विपोटेंशियल लाइन है तथा सॉलिड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है. और देखिए यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल लाइन तथा जो सॉलिड लाइन है दोनों के बीच में 90 अंश का कोण है. पॉइंट चार्ज है. इक्विपोटेंशियल लाइन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन 3 डायमेंशंस. द लाइन्स form equipotential surface movement along an equipotential surface require no work because such movement is always perpendicular to the electric field. सवाल है the capacitance of a conducting sphere of radius r with a total charge of q uniformly distributed on its surface is. तो हम जानते हैं कि किसी स्फेयर का कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C बराबर 4πε0 इंटू एप्साइलन आर इंटू जो होता है कैपिटल आर. C बराबर 4πε0 इंटू एप्साइलन इंटू आर. यहाँ पर जो आर है वह स्फेयर की रेडियस है, अर्थात कि जो कैपेसिटेंस C है वह त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है तथा जो उसका चार्ज Q है उससे इंडिपेंडेंट होता है, अतः डी वाला ऑप्शन जो होगा सही होगा. जैसे देखिए एक ठो यहाँ पे स्फेयर है जिसके सरफेस पे Q चार्ज है तथा इसका रेडियस स्मॉल r है तथा यह जो स्फेयर है स्मॉल r रिलेटिव तथा इस जो स्फेयर है इसके एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा गया है जिसका इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है. देखिए यहाँ पे सरफेस पोटेंशियल भी ऑफ सच ए स्फेयर विथ रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी इज गिवन बाई. देखिए C बराबर होता है Q बटा के V, तो हो जाएगा 4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर इंटू आर. जब देखिए V बराबर होता है Q बटा के 4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर इंटू स्मॉल आर. Note charge conductor is an equipotential surface, therefore electric lines of force emerging from the sphere. सवाल है the capacitance of a spherical conductor is 1 microfarad, then its diameter would be. तो देखिए C बराबर होता है 4πε0 एप्सिलॉन आर इंटू स्मॉल आर होता है. यहाँ पे दिया है कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड है, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा 10 के पावर -6 फैराड बराबर 4πε0 इंटू आर हो जाएगा. तो देखिए यहाँ पे स्मॉल आर बराबर हो जाएगा 10 के पावर -6 बटा के 4πε. अब देखिए हम जानते हैं कि 4π इंटू एप्सिलॉन 0 का मान जो होता है 1 बटा के 4πε0 का मान होता है 9 गुणे के 10 के पावर 9. तो यहाँ से हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे के 10 के पावर -6, यानी 9 गुणे के 10 के पावर 3 मीटर हो जाएगा आर का मान. तो डायामीटर इसका दोगुना यानी 18 गुणे के 10 के पावर 3 मीटर हो जाएगा. क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज predominant when a dielectric material is polarized. It makes charged particle free to move and cause current to flow in the material. देखिए a dielectric with polar molecules A in absence of external electric field.
देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है उस समय अनपोलराइज अवस्था में जो मॉलिक्यूल है डाइलेक्ट्रिक का वो देखिए इस प्रकार होते हैं। अब देखिए जब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो जो पॉजिटिव जो पॉजिटिव पोल होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही अलाइन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ पॉजिटिव चार्ज अलाइन हो गया है और ऊपर की तरफ नेगेटिव चार्ज अलाइन हो गया है। क्वेश्चन दिया है ए डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो इसका जैसे देखिए नॉन ऑफ द एबव आंसर होगा। देखिए जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसमें दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक तो जो बाहर से हम लोग E0 को लगाए हैं वह है। अब देखिए जब बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो जो उसके मॉलिक्यूल होंगे वो पोलराइज होंगे। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर एक ठो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। तो उसको हम EI से डिनोट किए हैं जो E0 के विपरीत है। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट है कि जो मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है वह एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से हमेशा कम होगी। तो देखिए यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E0 माइनस EI होगा, यहाँ पे शून्य नहीं होगा। मतलब कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगी, इसका मान होगा E0 माइनस EI। देखिए यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और एक कंडक्टर, इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया गया है। तो जो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वह एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ही होती है। तो कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो होगा वो शून्य हो जाता है, जबकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की अंतर्गत ऐसा नहीं होता है। देखिए डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिव substance, they do not contain free electrons. When a dielectric is placed in an external electric field, its molecules align themselves in such a way that charges are induced on the surfaces of the dielectric with having charge density OP, and thus an electric field is created inside the dielectric. This induced electric field EIN has a value less than that of external electric field. देखिए both these fields have opposite directions. Therefore, the magnitude of the net electric field inside a dielectric is less than that of the external electric field. The direction of the net electric field inside the dielectric is the same as that of external electric field. क्वेश्चन दिया है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस सराउंडिंग्स चार्जेज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्जेज इनक्लोज्ड। द एबव स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन गॉसेस लॉ। अब देखिए गॉसेस लॉ स्टेट्स that the electric flux through a closed surface is directly proportional to the total charge enclosed within that surface। यहाँ पे देखिए एक ठो क्लोज सरफेस है, इसके अंतर्गत चार्ज एक ठो रखा हुआ है। तो इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा वह इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। देखिए यहाँ पे जो फ्लक्स फाई है वो प्रोपोर्शनल है क्यू चार्ज जो उस सरफेस से इनक्लोज्ड है। इसका फार्मूला होता है फाई बराबर समाकलन ई डॉट डी एस बराबर क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन जीरो। फाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी एस इनफाइनाइटेसिमल सरफेस एरिया है
तथा क्यू इनक्लोज्ड मतलब चार्ज इनक्लोज्ड है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ एयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जो सिरेमिक होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि जो कैपेसिटर होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, ये सब सिरेमिक के पहले बनते थे। इंसुलेटर भी सिरेमिक का बनता था। देखिए, सिरेमिक स्पेशली सर्टेन फेर्रो इलेक्ट्रिक सिरेमिक हैव वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट often in the range of 100 or even 1000 compared to IL 2 to 5, glass 5 to 10 and vacuum 1। देखिए, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER का मान 1 होता है। और देखिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर में 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। पेपर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 होता है। देखिए, स्ट्रेंथ 400 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। पैराफिन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.25 तथा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 350 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। माइका का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। अब देखिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 500 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। ग्लास का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 तथा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 1000 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। देखिए, सबसे कम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है वैक्यूम का होता है, उसके बाद एयर का, उससे ज़्यादा पेपर का, उससे ज़्यादा पैराफिन से ज़्यादा आयल का, आयल से ज़्यादा माइका का। देखिए, फिर माइका से ज़्यादा ग्लास का होता है, फिर ग्लास से ज़्यादा टेफ्लॉन का होता है। देखिए, ये पॉइंट दिया है, कन्वेक्शन करंट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज एंड डज नॉट ओबे ओम्स लॉ। मतलब कि चार्ज के मूवमेंट के कारण जो करंट होती है उसे कन्वेक्शन करंट बोलते हैं तथा इस पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। बाकी देखिए, जो कंडक्शन होता है वह कंडक्टर में होता है, उसमें चार्ज का मूवमेंट नहीं होता है, बल्कि जो मॉलिक्यूल होते हैं एक ही जगह वाइब्रेट करते हैं, इसके कारण उसमें करंट होती है। सवाल दिया है, स्रोत द्वारा आपूर्ति वास्तविक शक्ति की गणना करें। जब एक 240 वोल्ट एकल कला एसी स्रोत एक प्रतिबाधा 10 एंगल 60 अंश ओम वाले एक लोड से संयोजित है, एक संधारित्र भार के समांतर में संयोजित है तथा संधारित्र 1250 वोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव की आपूर्ति करता है। देखिए, जो यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, इसका कोई मतलब नहीं है। जो पैरेलल में कैपेसिटर लगा है वह कोई रियल पावर कंज्यूम नहीं करेगा, तो मतलब इसके अंतर्गत जो लॉस होगा वह 0 वाट होगा। देखिए, जो कैपेसिटर दिया है यह टोटली कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। जो भी पावर कंज्यूम होगा वह केवल यह लोड के अंतर्गत ही कंज्यूम होगा, और हम जानते हैं कि इस लोड का कुछ रिएक्टेंस होगा तथा कुछ रेजिस्टेंस होगा, तथा ये जो लोड है इसका इम्पीडेंस 10 एंगल 60 अंश दिया हुआ है। अब देखिए, जो यह लोड है, इस लोड में भी पावर सिर्फ जो रेजिस्टेंस है उसके एक क्रॉस ही कंज्यूम होगा, जो इंडक्टर है उसको एक क्रॉस कंज्यूम नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इस लोड में फ्लो होने वाली करंट का मान निकालेंगे। तो इस लोड में फ्लो होने वाली करंट का मान हो जाएगा VRMS बटा के जेड हो जाएगा, जो कि इम्पीडेंस है। तो 240 बटे के 10 बोले तो जो है कि 24 एम्पियर की करंट इस जो लोड है इसमें फ्लो करेगी। अब देखिए, ये जो इम्पीडेंस है उसमें रेजिस्टेंस का मान क्या है उसको ज्ञात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे दिया है पोलर फॉर्म, इसको हम ट्रेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, हो जाएगा 10
cos 60 अंश प्लस जे इंटू 10 साइन 60 अंश। इसको हल करेंगे तो जेड बराबर आ जाएगा 5 प्लस जे, 5 करड़ी में 3। अब देखिए जे बराबर हम जानते हैं प्रतिबाधा बराबर आर प्लस जे एक्स होता है। तो यहाँ से आर का मान 5 ओम तथा एक्स का मान 5 ओम हो जाएगा। तो देखिए जो जेड है उसका परिणाम हो जाएगा मापांक आर करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी करड़ी में 5 का स्क्वायर प्लस 5 करड़ी में 3 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा करड़ी में 100 यानी 10 ओम आ जाएगा। तो देखिए इसका भाग यदि 240 में लगा देंगे 10 का तो 24 एम्पियर करंट आ जाएगी। तो देखिए जो रजिस्टेंस है इसके एक क्रॉस ही जो रियल पावर है, वास्तविक पावर कंज्यूम होता है। तो देखिए आर का मान यहाँ पर 5 ओम है तो हो जाएगा कंज्यूम पावर बराबर 24 का स्क्वायर गुणे के 5 यानी 2880 वाट आ जाएगा। देखिए इंडक्टर तथा कैपेसिटर के अंतर्गत रियल पावर कंज्यूम नहीं होता है, केवल रेजिस्टेंस के अंतर्गत ही रियल पावर कंज्यूम होता है। सवाल दिया है व्हाट इज meant by magnetic saturation of iron। तो देखिए आंसर हो जाएगा द पार्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन कर्व इन विच द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच केसेस ए लिटिल चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी। देखिए मैग्नेटिक सैचुरेशन का मतलब वह पार्ट ऑफ कर्व जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को एच को बढ़ाए तो भी जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है उसमें बी में बहुत थोड़ा सा चेंजिंग आता है, उसे ही मैग्नेटिक सैचुरेशन बोला जाता है। देखिए जो मैग्नेटिक मटेरियल है पहले इसमें रैंडम एलाइन है मटेरियल। अब देखिए फिर दूसरा देखिए यहाँ पे पार्शियल रूप से एलाइन है और एक ऐसा स्थिति है कि जब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लगाते हैं तो इस स्थिति में पूरा जो एटम होते हैं एलाइन हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो एम एफ। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट में जैसे ईएमएफ होता है उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में एमएफ होता है। ईएमएफ बराबर होता है ई बटा के एल। उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में एमएफ का मान एच गुणे के एल के बराबर होता है। यह देखिए एच गुणे एल के बराबर क्यों होता है, क्योंकि एच बराबर होता है एन आई अपान एल होता है तथा एन इंटू आई एमएफ है, अतः यहाँ से एमएफ बराबर एन इंटू आई बराबर एच गुणे के एल। सवाल दिया द आयरन लॉस पर यूनिट फ्रीक्वेंसी इन फेरोमैग्नेटिक कोर when plotted against frequency is a straight line with positive slope। देखिए जो आयरन जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है वह डायरेक्टली आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है तथा जो एडी करंट लॉस होता है और फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखिए जब यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो पी एच बराबर के एच इंटू एफ होता है तथा पी ई बराबर के ई इंटू एफ स्क्वायर होता है। अब देखिए टोटल आयरन लॉस की बात करें तो वो होता है हिस्टेरेसिस लॉस प्लस एडी करंट लॉस यानी पी एच प्लस पी ई। इसके लिए हो जाएगा के एच इंटू एफ प्लस के ई इंटू एफ स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से जो एफ से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे तो पी आई बटे के एफ बराबर हो जाएगा के एच प्लस के ई इंटू एफ। अब देखिए इसको इस तरफ लिख सकते हैं पी आई बटे के एफ बराबर के ई इंटू एफ प्लस के एच इंटू प्लस के एच हो जाएगा। अब देखिए इसे वाई बराबर एम एक्स प्लस सी के अनुरूप हो रहा है। तो देखिए इससे तुलना करेंगे तो वाई का मान आ जाएगा पी आई बटे के एफ, एम का मान के ई आएगा,
एफ जो एक्स है उसका मान एफ आएगा तथा सी के एच का मान आएगा। तो देखिए, अब देखिए वाई की जगह पे पी आई बटे के एफ लिख देंगे तथा सी की जगह पे के एच लिख देंगे तथा जो स्लोप प्रवणता यम है उसकी जगह पर के ई लिख देंगे तथा एक्स की जगह पर एफ लिख देंगे। एक्स अक्ष पर एफ दर्शा देंगे तो इसका ग्राफ इस तरह बनेगा। इसीलिए इसका जो स्लोप होता है वो स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप बनता है। इसे के एच बोलते हैं, इसे स्लोप के ई बोलते हैं। सवाल दिया व्हेनेवर टू पैरेलल कंडक्टर कैरी करंट इन देम द फोर्स बिटवीन द कंडक्टर इज proportional to the product of current in the two conductor and also directly proportional to the length of the section considered and inversely proportional to distance of separation between the conductors। देखिए, जब दो चालक तार हों तो उनमें लगने वाला फोर्स का फार्मूला ये बराबर म्यू नोट म्यू आर आई वन आई टू इंटू यल बटा के 2 पाई डी। डी इनके बीच की दूरी है तथा यल इनकी लंबाई है। और देखिए फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा म्यू जीरो आई वन आई टू बटे के 2 पाई डी न्यूटन पर मीटर। ये जो कि हम जानते हैं म्यू जीरो का मतलब 4 पाई गुणे के 10 की पावर माइनस 7 हेनरी पर मीटर। तो यहाँ से एफ का मान हो जाएगा 2 गुणे के आई वन आई टू गुणे के 10 के पावर माइनस 7 बटे के डी न्यूटन पर मीटर होता है। देखिए यदि करंट सेम डायरेक्शन में दोनों में जा रही हो तो वहाँ पर अट्रैक्शन लगता है तथा यदि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो तो वहाँ पे रिपल्सन फोर्स लगता है। एक मैक्सवेल बराबर होता है एक मैग्नेटिक लाइन तथा एक वेबर में 10 के पावर 8 मैग्नेटिक लाइन्स होता है अथवा एक वेबर में 10 के पावर 8 मैक्सवेल होता है। तो देखिए 5 माइक्रो वेबर में 5 गुणे के 10 के पावर माइनस 6 गुणे 10 के पावर 8 मैक्सवेल बोले तो 500 मैक्सवेल आ जाएगा आंसर। सवाल दिया है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रूथफुलनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट। परमियंस इज the opposition offered to the magnetic flux by the magnetic path। तो यह गलत बात है। परमियंस नहीं अपोज करता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, बल्कि रिलक्टेंस जो होता है वह अपोज करता है। अब देखिए दूसरा बात है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नॉट पास थ्रू एयर। यह भी गलत बात है। देखिए मैग्नेटिक लाइन एयर से, हवा से, पानी से, हर जगह से पास हो सकती हैं। सवाल दिया है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रूथफुलनेस ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देखिए पहला दिया विद इन द सोलेनॉइड द फील्ड लाइन आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स। यह सही बात है। दूसरा देखिए द फील्ड विद इन द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। यह भी करेक्ट है। देखिए तीसरा बोथ एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड एक्ट एज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। यह गड़बड़ है। देखिए सोलेनॉइड का दोनों एंड कभी भी नॉर्थ पोल नहीं हो सकते। एक नॉर्थ होगा तो दूसरा साउथ अवश्य होगा। देखिए यहाँ पे एक सोलेनॉइड है। इस सोलेनॉइड के अंदर देखिए मैग्नेटिक जो फील्ड है, मैग्नेटिक लाइन से सभी पैरेलल हैं। दूसरी बात इस सोलेनॉइड के किसी भी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड ले लीजिए सभी जगह यूनिफॉर्म होता है, समान होता है। सवाल दिया है टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स ईच वन कैरिंग करंट 100 एम्पियर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन आर सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर इन एयर। फाइंड द फोर्स पर मीटर लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो देखिए यह बराबर हम जानते हैं 2 गुणे 10 के पावर माइनस 7 आई वन आई टू बटे के डी न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर माइनस 7 100 गुणे 100 बटा के 10 के पावर माइनस 2 यानी यहाँ पर हो जाएगा 0.2 न्यूटन पर मीटर।